हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था रस्सारोहण की क्रियाविधि। और रस्सारोहण की क्रियाविधि के अंदर जो इसको समझाने के लिए मत दिए गए थे, उन मतों में से हमने एक मत पढ़ लिया था, जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत, ठीक है। 3 मत दिए गए थे जिनके द्वारा हम रस्सारोहण की क्रियाविधि को क्या कर रहे थे, समझ रहे थे, जिसमें हमने जैव बल सिद्धांत पढ़ लिया था। अब हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत यानी रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। और तीसरी थी हमारी भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत, ठीक है। तो इनमें से हमने जैव बल सिद्धांत पढ़ लिया था। अब हम मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं मूल दाब सिद्धांत। देखिए, मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें रूट प्रेशर, ठीक है। रूट प्रेशर की बात करें तो इस शब्द को सबसे पहले जो स्टीफन हेल्स है उस वैज्ञानिक ने दिया था। स्टीफन हेल्स ने, ठीक है। सबसे पहले कौन सा शब्द दिया? रूट प्रेशर या मूल दाब सिद्धांत प्रस्तुत किया। सॉरी, शब्द दिया। सिद्धांत किसने दिया? देखिए, मूल दाब सिद्धांत है, वो मूल दाब सिद्धांत दिया था हमारे पास में प्रिस्टले ने। प्रिस्टले एक साइंटिस्ट है, प्रिस्टले ने मूल दाब सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। देखिए, रूट प्रेशर शब्द जो स्टीफन हेल्स ने दिया, इसके अकॉर्डिंग रूट प्रेशर क्या होता है? तो मूल की कोशिकाओं में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उन उपापचय क्रियाओं के कारण उत्पन्न जो दाब है, ठीक है, मूल के अंदर जो उपापचय क्रियाएं हैं, उन उपापचय क्रियाओं के कारण उत्पन्न दाब को क्या कहा गया? मूल दाब कहा गया, रूट प्रेशर कहा गया, ठीक है। इसके बाद में प्रिस्टले ने क्या किया? इस मूल दाब सिद्धांत को समझाया। देखिए, इसके अनुसार हम बात करें तो जैसे मूल की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से, जैसे मूल रोम है, मूल रोमों के द्वारा जल का जब अवशोषण होता है, तो अवशोषण के बाद में मूल रोम से जो रस है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जल है, वो जाइलम वाहिकाओं में जब प्रवेश कर जाता है, तो जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करने पर ये जल वापस नहीं आएगा, एक ऊपर की ओर ही इसके अंदर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, दाब लगेगा, जिसके कारण इस मूल के अंदर एक धनात्मक दाब उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एक धनात्मक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मूल दाब, ठीक है। तो ये मूल दाब किस प्रकार से, जैसे प्रिस्टले ने बताया कि मूल दाब किस प्रकार से जल का जो है रस्सारोहण करेगा। तो यहाँ पर जो मूल दाब उत्पन्न होता है, उसकी वजह से पादपों के अंदर जल ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। ये मोस्टली इस मैनोमीटर के माध्यम से देखा गया कि एक पौधे के तने को आधार के पास में से काटकर उसमें एक रबर की नली लगा दी गई, ठीक है। और उसके ऊपर एक हमारे पास में जो पारे से या मरकरी से बना हुआ इस जो ये मीटर लगाया, ठीक है, पारे का मीटर, ठीक है। अब क्या होता है, ये इसी को बोलते हैं मैनोमीटर, ठीक है। तो जब वायवीय पार्ट नहीं होते हैं या पत्तियां नहीं होते हैं पौधे की, तो उस कंडीशन के अंदर जो है जल का जो रस्सारोहण होगा, वो हमारे पास में इस रूट प्रेशर के माध्यम से होगा। तो यहाँ देखा गया कि जब मूल दाब लगा इसमें, तो उसके कारण पानी जब ऊपर चढ़ रहा है, तो उस पानी की वजह से, रस्सारोहण की वजह से इस पर दाब बढ़ रहा है, ठीक है। ये पारा ऊपर चढ़ रहा है। तो जब देखा गया विभिन्न प्रकार के पौधों के अंदर, तो इस मूल दाब की बात करें तो ये मूल दाब जो है हमारे पास में 280 m,
यानी इसका जो प्रेशर मापा गया अधिकांशतः पादपों में वो 2 atm के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये दाब है मोस्टली हमारे पास में पादपों में लगभग 66 फीट तक ही पानी को चढ़ाने में या रसारोहण के अंदर सहायक हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ऊंचाई वाले जो पौधे थे उनके अंदर मोस्टली मूल दाब के माध्यम से रसारोहण नहीं हो सकता है, पानी नहीं चढ़ सकता है। बाद में देखा गया कि अगर 66 फीट यानी कि 20 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले जो पौधे हैं उनके अंदर रसारोहण में मूल दाब जो है मुख्य रूप से सहायक नहीं होता है। वहाँ पर वायवीय पार्ट ही जो है सहायक होते हैं, वहाँ पर जो कारक हैं वो ही सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूल दाब जो है हमारे पास में वो मुख्य रूप से कम ऊंचाई वाले पौधों के अंदर ही रसारोहण में सहायक होता है। दूसरी बात, इसकी एक खामी और रही कि जिम्नोस्पर्म पादप हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं उनमें मूल रोम नहीं होते हैं, अतः उनके अंदर मोस्टली क्या मूल दाब उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम ये कह सकते हैं कि इसका खंडन हुआ कि मूल दाब है वो संपूर्ण रसारोहण में सहायक नहीं होता है। ये कुछ हद तक, जैसे सर्दियों में या फिर रात्रि के समय जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है तो उस कंडीशन में कुछ ऊंचाई तक जल के रसारोहण में ये सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये मूल दाब सिद्धांत भी क्या हुआ फिर बाद में जाके फ्लॉप हुआ, क्योंकि अगर अधिक ऊंचाई वाले पौधों के अंदर रसारोहण की बात करें तो कम से कम उनके अंदर जो हमारे पास में 12 atm प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर होना, दाब उत्पन्न होना चाहिए मूल के अंदर। तो ये बल है, दाब है, ये ही जो है ऊंचाई वाले, अधिक ऊंचाई वाले 20 मीटर से ज़्यादा ऊंचे वाले जो पौधे हैं उनके अंदर पानी का क्या कर सकता है, रसारोहण करवा सकता है। जो देखा गया कि किसी भी पौधे के अंदर इतना atm यानी 12 atm का मूल दाब उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये माना गया कि मोस्टली रसारोहण के अंदर मूल दाब जो है सहायक नहीं होता है। कुछ हद तक जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा उस कंडीशन के अंदर, या फिर छोटे पौधों के अंदर मूल दाब से थोड़ा पानी का क्या हो सकता है, रसारोहण या जो है हमारे पास में ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, तो अब जो सर्वमान्य सिद्धांत की बात करें, तीसरा और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है रसारोहण की क्रियाविधि को समझने के लिए, वो है हमारे पास में भौतिक बल सिद्धांत। देखिएगा, भौतिक बल सिद्धांत की बात करें, देखिए भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत। इस सिद्धांत का लगभग सभी साइंटिस्ट ने क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक है, भौतिक बल सिद्धांत में प्लांट्स के वायवीय पार्टों के अंदर कुछ भौतिक बल उत्पन्न होते हैं। उन बलों के कारण ही जल का क्या होता है, रसारोहण होता है। वो बल कौन कौन से हैं, देखिए ये तो सबसे पहले हम बात करें, यह है सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है, सिद्धांत, ठीक है, और इस सिद्धांत को सबसे पहले डिक्सन एवं जोले ने समझाया जाए। ठीक है, डिक्सन और जोली ने समझाया, ये बात ध्यान रखना। यानी कि जैव बल सिद्धांत के अंदर डिक्सन और जोली का सर्वमान्य सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत हमारे पास में कहता है वाष्पोत्सर्जन कृष्ण बल यानी ट्रांसपिरेशन पुल बल। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं खिंचाव बल, खिंचाव बल, और इसका सिद्धांत का नाम भी दे दिया गया था खिंचाव बल सिद्धांत। ठीक है, खिंचाव बल। ठीक है,
इसके अलावा हम कह सकते हैं इसमें सहसंजन बल आदि बल काम करते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, कृष्ण बल, खिंचाव बल, सहसंजन बल, ठीक है, आदि बल क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, कृष्ण बल, खिंचाव बल और सहसंजक बल आदि बल इस जो है सिद्धांत में मोस्टली कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से जो है इसको समझाया। डिक्सन और जोली का जो भौतिक बल सिद्धांत है वो क्या कहता है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार हम बात करें तो जो पादप है उस पादप के वायवीय भागों में, जैसे मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में पौधा है, ठीक है, ये हमारे पास में पौधा है, ये इसके अंदर जो है इस प्रकार से ये पर्ण है। ठीक है, ये पर्ण है। ठीक है, तो देखिए इसके अनुसार जब वायवीय भागों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन से जल बाहर निकलता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से जल बाहर निकलता है, ये हमारे पास में सिरा है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, समझना इसको अच्छी तरह से। तो जब वायवीय भागों के अंदर वाष्पोत्सर्जन के कारण जल बाहर निकलता है तो यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जल की कमी होगी तो इस कोशिका के लिए क्या होगा, जल की मांग बढ़ जाएगी, यानी डीपीडी। देखिए पीछे जितने भी लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को समझा रखा है, विभिन्न प्रकार के जो उत्पन्न दाब हैं कोशिकाओं में। तो यहाँ पर डीपीडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, इस कोशिका का डीपीडी यानी कि जल की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इस पास वाली कोशिका से जल का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, यानी कि यहाँ से जल इधर गति करेगा। इस प्रकार से लगातार इन कोशिकाओं के बीच में जल की जो अणु हैं, जल के जो अणु हैं उनके बीच में एक सहसंजक बल, अभी बताऊंगा क्या होता है। इस प्रकार से कोशिकाओं के बीच में पर्ण से लेके मूल तक की कोशिकाओं में इस प्रकार से एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है। ये मूल है, ठीक है, खिंचाव बल उत्पन्न होगा, यहाँ रोम से जल अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ से खींचेगा पानी तो ये वाली कोशिका इस कोशिका से जल का क्या करेगी, अवशोषण करेगी, यानी यहाँ से जल खींचेगी, ये वाली कोशिका इससे खींचेगी, ये वाली कोशिका इससे जल खींचेगी। इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर एक क्या लग जाएगा, खिंचाव बल। कौन सा बल, खिंचाव बल उत्पन्न होगा, किसके कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण। इसी खिंचाव बल को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कृष्ण बल, ध्यान रखना। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो नीचे से ऊपर की ओर जो खिंचाव बल उत्पन्न हो रहा है उसी बल को हम क्या कह देंगे, वाष्पोत्सर्जन कृष्ण, यानी पुल। ठीक है, एक पुल जो प्रेशर लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, इसको हम कह देंगे। इसकी वजह से इसको एक ऋणात्मक तनाव भी कहेंगे, खिंचाव बल के कारण एक ऋणात्मक तनाव, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, ऋणात्मक तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम बात करें, ठीक है, तो जो है जल के अणुओं के बीच में, यानी समान अणुओं के बीच में जब आकर्षण बल लगता है तो उसको बोलते हैं सहसंजक बल। ठीक है, और अगर असमान सतहों के बीच के अंदर या अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको बोलते हैं आसंजक बल। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही बल मोस्टली देखिए, सहसंजक बल भी, सहसंजक भी कह सकते हैं, सहसंजन बल कह सकते हैं। ठीक है, सहसंजन और आसंजन दोनों बल, आसंजन दोनों बल काम करेंगे। देखिए कहाँ करेंगे, यहाँ से ऊपर से
जब खिंचाव बल लगेगा उस कंडीशन में एक बूंद, मान लीजिए जल की बूंद है, ये जल की बूंद बाहर निकली तो ये साथ में इसके पास वाली जल की बूंद को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक जल के अणुओं के बीच में, ठीक है, एक बल लगेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं सहसंजक बल। ठीक है, और जल के अणुओं और कोशिका की जो भित्ति है, इनमें कोशिका की भित्ति और जल के अणु के बीच में जो बल लग रहा है उसको बोल रहे हैं आसंजक बल। ये दोनों बल ही काम करते हैं, जिसके कारण ऊपर से और नीचे तक जल का एक अटूट स्तंभ बन जाता है। ठीक है, ये इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जब वायवीय भागों के अंदर ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन कृष्ण बल यानी जो खिंचाव बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उस खिंचाव बल के कारण, ठीक है, यहाँ पर जल का एक अटूट स्तंभ बन जाता है। क्योंकि यहाँ का डीपीडी कम होगा तो इस कोशिका के अंदर जल खिंचेगा निचली वाली कोशिका से, फिर निचली वाली कोशिका से जब इसमें जल चला जाएगा तो निचली वाली कोशिका से खिंचेगा। तो इस प्रकार से मूल से लेके और जो शीर्ष भाग है वहाँ तक जल का एक अटूट स्तंभ बन जाएगा और लगातार जल का क्या होता रहेगा, रसारोहण होता रहेगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो सहसंजक बल उत्पन्न होगा, जल के अणु एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से जल का अणु बाहर निकला, वो अणु उसके पास वाले अणु को एक सहसंजक बल से बांध रखा है। ठीक है, तो उस बल के साथ में वो नीचे वाला अणु भी खींचेगा। तो इस कंडीशन में नीचे से लेके ऊपर तक जल का जो ये अटूट स्तंभ बना हुआ है, इसमें पानी ऊपर की ओर क्या होगा, खींचेगा। ठीक है, और ये सहसंजक बल जो उत्पन्न होगा, इसके कारण जो ऋणात्मक बल लगता है, दाब लगता है, तनाव बल उत्पन्न होगा, ठीक है, वो मोस्टली हमारे पास में 200 ATM तक होता है। और जो बहुत लंबे या ऊंचाई वाले पौधों के अंदर भी जल का रसारोहण करवा सकता है। ठीक है, या सहायक होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कितने भी ऊंचे पादप होंगे, अधिक ऊंचाई तक जल का क्या हो सकता है, रसारोहण हो सकता है। इसीलिए ये क्या है, सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है, भौतिक बल सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमारे को जो है ये समझाता है कि जल का रसारोहण मोस्टली इन बलों के कारण, वायवीय भागों के कारण, जो वायवीय भागों के अंदर जो उत्पन्न जो विभिन्न प्रकार के बल हैं, प्रेशर हैं, उनकी वजह से रसारोहण होता है। ठीक है, मूल दाब कुछ ऊंचाई तक ही जल का क्या करवा सकता है, रसारोहण करवा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो रसारोहण की क्रियाविधि पढ़ी है, उस क्रियाविधि में 3 मुख्य मत पढ़े हैं, जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत, जिसमें सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, भौतिक बल सिद्धांत। किसने दिया, डिक्सन और जोली ने दिया। ठीक है, जैव बल सिद्धांत की बात करें तो जैविक क्रियाओं पर आधारित था, जैविक कोशिकाओं के ऊपर आधारित था। ठीक है, जिसमें हमने जो है मोस्टली जो है गॉड-लेविस्की का रिले पंप सिद्धांत पढ़ा। इसके अलावा जो हमने जेसी बोस का जो है स्पंदन सिद्धांत पढ़ा। ठीक है, उसके अंदर स्ट्रॉसबर्गर का सिद्धांत पढ़ा। ठीक है, वो वहाँ पे काम आते हैं। इसके अलावा मूल दाब सिद्धांत की बात करें तो मूल दाब सिद्धांत किस शब्द जो है, वो शब्द तो किसने दिया था, हमारे पास में किसने दिया था, स्टीफन हेल्स ने। और जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्रेस्टले ने। ठीक है, तो वहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।